विद्यार्थियों नमस्कार। स्वतंत्र भारत में राजनीति कक्षा 12 के लिए इसका हम तीसरा अध्याय नियोजित विकास की राजनीति का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय को प्रारंभ करने से पहले नियोजित विकास की राजनीति, जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के पश्चात हमारे सामने नियोजन की समस्या थी और जो भी विकास करना था वो नियोजित तरीके से करना था। तो इसके लिए उस समय कुछ डाक टिकट जारी किए गए, तो हम उन डाक टिकटों को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे टिलियावान दामोदर, ये इसके बाद एक डाक टिकट है भाखड़ा नांगल, चितरंजन में रेलवे के इंजन बनाने का कारखाना को दर्शाया गया है यहाँ पर। और ये गुवाहाटी रिफाइनरी। 3 डाक टिकट है। चौथा डाक टिकट हम यहाँ देखेंगे विद्युत इंजन, रेलवे का विद्युत इंजन यहाँ दिखाया गया है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ये इसके बाद यहाँ भाखड़ा नांगल को और दर्शाया गया है। यहाँ पर भाखड़ा नांगल में बिजली को बनते हुए दिखाया गया है, विद्युत परियोजना दिखाई गई भाखड़ा नांगल की। तो यहाँ पर पनबिजली योजना थी भाखड़ा नांगल में। और ये 1963 से 1968 के बीच का ये चित्र है। और इसके बाद यहाँ आते हैं हम सिंधरी। ये सिंधरी दिखाई दे रही है इसमें हमको। और यहाँ हल यंत्र, भारत में जो हल यंत्र चला था, पीछे इसमें हल लगे हुए हैं, ये यंत्र था जो खेतों में जुताई का, यानी कि उस समय हमें कृषि के विकास पर भी हमारी योजनाओं में फोकस करना था। चूँकि कृषि के विकास में हम पीछे थे, हमें धन की आवश्यकता थी, देश हमारा तत्काल आज़ाद भी हुआ था। इसके बाद गेहूं उत्पादन के लिए क्रांति, यानी 1968 का यहाँ इस पर दिया जा रहा है। 1951 से 1968 तक का जो यहाँ एक लोगो लगा हुआ है, ये दिख रहा है। 1951 से 1968 तक ये हरित क्रांति का दौर था। उसी समय हमारे देश में हरित क्रांति हुई थी। और ये है हमारा हीराकुंड बांध, ये हीराकुंड बांध है। और इसके बाद हिंदुस्तान विमान कार बनाना, यहाँ भारत में विमान बनना प्रारंभ हो गया था। तो ये डाक टिकट है। और इसके बाद हम इस अध्याय में देखेंगे, पिछले 2 अध्यायों में हमने पढ़ा कि स्वतंत्र भारत के नेता कैसे राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र कायम करने की चुनौती का सामना किया। आइए अब तीसरी चुनौती की ओर रुख करें। तीसरी चुनौती यहाँ है यह चुनौती आर्थिक विकास की थी ताकि सबकी भलाई को सुनिश्चित किया जा सके। पहली 2 चुनौतियों की तरह हमारे नेताओं ने इस मामले में भी कुछ अलग और तनिक कठिन रास्ता चुना। आर्थिक विकास के मामले में उन्हें एक सीमा तक ही सफलता मिली, क्योंकि आर्थिक विकास की चुनौती कहीं ज़्यादा कठिन और गहरी थी। इस अध्याय में हम आर्थिक विकास के कुछ बुनियादी सवालों पर लिए गए राजनीतिक फैसलों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कुछ सवाल हैं। सबसे पहला सवाल आता है, विकास को लेकर मुख्य बहसें क्या थीं और इनको लेकर कौन से अहम फैसले लिए गए। हमारे देश में उस समय विकास को लेकर कौन कौन सी मुख्य बहसें हो रही थीं और इनको लेकर कौन कौन से अहम फैसले हुए। दूसरा, पहले 2 दशकों में हमारे नेताओं ने कौन सी रणनीति अपनाई और उन्होंने ऐसा क्यों किया। तीसरा है, इस रणनीति की मुख्य उपलब्धियां क्या रहीं और इसकी सीमाएं क्या थीं। चौथा है, बाद के सालों में इस रणनीति को क्यों छोड़ दिया गया। यहाँ एक बॉक्स में दिया है, आज़ादी के बाद के शुरुआती 2 दशकों में आधुनिक भारत के निर्माण के प्रयास हुए और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की विकास परियोजनाओं की भूमिका मुख्य रही। इस तरह के डाक टिकट से इस बात की एक झलक मिलती है कि आजकल ऐसे डाक टिकट कुछ खास देखने में नहीं आते। क्या आप सोच सकते हैं क्यों? यहाँ से अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति, राजनीतिक फैसले और विकास।
इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। उड़ीसा में लौह अयस्क का विकास भंडार था और अभी इसका दोहन बाकी था। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लौह अयस्क की इस अप्रत्याशित मांग को भुनाना चाहा। उसने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। लौह अयस्क के ज़्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाकों में हैं, खासकर इस राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में। आदिवासियों को डर है कि अगर यहाँ उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा और आजीविका भी छिन जाएगी। पर्यावरणविदों को इस बात का भय है कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होगा। केंद्र सरकार को लगता है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। इस उदाहरण में कई तरह से हित सक्रिय हैं, यानी कई तरह के हित हैं। इसमें किस आदिवासियों का हित था, इसमें पर्यावरण विदों का जो हित था, केंद्र सरकार का हित था, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से सभी को डर था, आदिवासियों को, पर्यावरणविदों को, सरकार को, सभी को इस बात का डर था कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के हित निहित थे। ऊपर के उदाहरण में संघर्ष के अहम बिंदु कौन कौन से हैं? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा बिंदु भी है जिस पर सभी पक्ष राजी हो सके? क्या इस मसले को इस भांति सुलझाया जा सकता है कि इससे संबद्ध सभी हितों को संतुष्ट किया जा सके? आप जैसे ही इन सवालों को पूछेंगे तो आपके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होगा, उड़ीसा में किस तरह के विकास की ज़रूरत है? दरअसल किसकी ज़रूरतों को उड़ीसा की? इन सवालों के जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता। इस तरह के फैसले में एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तौला जाता है। साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी लाभ हानि की तुलना पर मापना पड़ता है। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए या कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मोहर जरूर होनी चाहिए। खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं और जनप्रतिनिधियों को ही ऐसे फैसले लेने चाहिए। फोस्को प्लांट उड़ीसा के ग्रामीण विरोधों पर उतारू, कार्यालय संवाददाता। भुवनेश्वर जगत सिंह जिले में प्रस्तावित पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र के विस्थापन का शिकार हुए लोगों ने इस कोरियाई कंपनी के दफ्तर के सामने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। यह लोग मांग कर रहे थे कि 1 साल पहले कंपनी और उड़ीसा की सरकार के बीच जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे उसे रद्द कर दिया जाए। धिकिया नुआगांव और गढ़कुंजंगा ग्राम पंचायत के 100 से भी ज़्यादा स्त्री पुरुषों ने कंपनी के दफ्तरों में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और कहा कि हमारी जीविका और जीवन की कीमत पर कंपनी को इस्पात संयंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन राष्ट्रीय युवा संगठन और नवनिर्माण समिति ने किया था। यहाँ हम अभी पीछे का जो शीर्षक पढ़ रहे थे, जनप्रतिनिधियों को ऐसे ही फैसले लेने चाहिए। यहाँ पर आगे से हम बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद अपने देश में ऐसे कई फैसले लिए गए। इनमें से कोई भी फैसला बाकी फैसलों से मुंह फेर कर नहीं लिया जा सकता था। सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल या यूँ कहें कि एक विजन से संबंधित हुए थे। लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही हैं। इस बात पर भी सहमति थी कि इस
मामले को व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को इस मसले में प्रमुख भूमिका निभानी थी। बहरहाल आर्थिक समृद्धि हो और सामाजिक न्याय भी मिले, इससे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाए, इस सवाल पर मतभेद थे। क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन जरूरी है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए? क्या सरकार को कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद चलाने चाहिए? अगर सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि की ज़रूरतों के आड़े आता हो तो ऐसी सूरत में सामाजिक न्याय पर कितना जोर देना उचित होगा? इनमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव हुए जो आज तक जारी हैं। जो फैसले लिए गए उनके राजनीतिक परिणाम सामने आए। इनमें से अधिकतर मसलों पर राजनीतिक रूप से कोई फैसला लेना ही था और इसके लिए राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा करना जरूरी था। साथ ही जनता की स्वीकृति भी हासिल करनी थी। इसी कारण भारत की राजनीति के इतिहास को जानने के लिए हमें विकास के कथाक्रम को पढ़ना जरूरी है। विकास की धारणाएं। अक्सर इन टकरावों के पीछे विकास की धारणाओं का हाथ होता है। उड़ीसा के उदाहरण से हमें पता चलता है कि इतना कह देने भर से बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है। जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास के अर्थ अलग अलग होते हैं। मिसाल के लिए इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे उद्योगपति इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होगा। इस कारण विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा विवादों से परे होती है। यानी कि जो व्यक्ति इस्पात उद्योग लगा रहा है उसके लिए विकास का अर्थ अलग होगा और जिसकी ज़मीन जाती है उद्योग लगाने से उसके लिए विकास का अर्थ अलग होगा। आज़ादी के बाद के पहले दशक में इस सवाल पर खूब बहसें हुई। उस वक्त लोग बाग विकास की बात आते ही पश्चिम का हवाला देते थे कि विकास का पैमाना पश्चिमी मुल्क में है। आज भी एक अर्थ में हम इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं। विकास का अर्थ था ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना और आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। माना जाता था कि पश्चिमी मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिस तरह पश्चिमी मुल्कों में आधुनिकीकरण के कारण पुरानी सामाजिक संरचना टूटी और पूंजीवाद तथा उदारवाद का उदय हुआ, उसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी होगा। आधुनिकीकरण को समृद्धि और भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता था। विकास की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को विकसित, विकासशील अथवा अविकसित बताकर उसके बारे में अपनी बातें कहता था। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल और दूसरे के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में यही मॉडल अपनाया गया था। दूसरा समाजवादी मॉडल, यानी यहाँ दो मॉडल दिख रहे हैं यहाँ पर। पहला मॉडल तो उदारवादी पूंजीवादी मॉडल है और दूसरा मॉडल हो गया समाजवादी मॉडल। ये दोनों मॉडलों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। यानी समाजवादी मॉडल को सोवियत संघ ने और पूंजीवादी को अमेरिका ने अपनाया था। यानी उदारवादी पूंजीवादी और जो मॉडल था वो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा अपनाया गया था और समाजवादी मॉडल सोवियत संघ ने अपनाया था। आप इन दोनों विचारधाराओं के बारे में पढ़ चुके हैं और आप यह भी जानते हैं कि दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला था। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित थे। ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के नेहरू तक शामिल थे। अमेरिकी तर्ज के पूंजीवादी विकास के पैरोकार बहुत कम थे। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही एक सहमति बन गई थी और नेताओं की इस पसंद में यह सहमति प्रतिबिंबित हो रही थी। राष्ट्रवाद नेताओं के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि आज़ाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकारों के एकदम अलग होंगे। आज़ाद भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही यह बात भी साफ हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। नेताओं में इन बातों को लेकर बहस छिड़ी। कुछ
औद्योगिकरण को उचित रास्ता मानते थे तो कुछ की नज़र में कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक जरूरी था। यहाँ एक चित्र है जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के सदस्यों को संबोधित करते हुए। देखिए किस प्रकार से योजना आयोग के सदस्य भूमि पर बैठे हुए हैं और जवाहरलाल नेहरू उनको संबोधित कर रहे हैं, कुछ सदस्य पीछे खड़े हुए हैं। यहाँ हम इस बात को नहीं भूलना है हमको कि आज के दौर में और उस दौर में कितना अंतर था। हम भूमि में बैठकर भी हमारे चेहरे कितने प्रसन्न लग रहे हैं, नेताओं के चेहरे कितने प्रसन्न दिख रहे हैं आपको भूमि में बैठने के बाद भी। और आज इतने अच्छे आसन पर बैठने के बाद भी, इतनी अच्छी आसंदी होती है इन लोगों की, उस पर बैठने के बाद भी चेहरे इतने अच्छे नहीं होते हैं। हमारे देश के नेतृत्वकर्ता या नेताओं में उस समय एक उत्साह था और उत्साह से ही चेहरे प्रसन्न होते हैं। हम यहाँ योजना आयोग का भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम इससे पहले पढ़ेंगे क्या है वामपंथ और क्या है दक्षिणपंथ। जब विभिन्न देशों की राजनीति की बात अक्सर वहाँ के राजनीतिक दल अथवा समूहों का हवाला देते हुए कहा जाता है कि इस या उस पार्टी या समूह की विचारधारा वामपंथी अथवा दक्षिणपंथी रुझान वाली है। आपने ऐसा जिक्र जरूर ही पढ़ा होगा। दक्षिणपंथ अथवा वामपंथ शब्द से किसी राजनीतिक दल अथवा समूह के बारे में यह प्रकट होता है कि सामाजिक बदलाव को लेकर वह कौन सा पक्ष लेगा या आर्थिक पुनर्वितरण में राज्य की भूमिका के बारे में उसकी क्या राय होगी। यानी जो दो पक्ष हैं वामपंथ और दक्षिणपंथ, इन दोनों के बारे में इतना पता समझ में आता है कि ये राजनीतिक दल क्या चाहता है, सामाजिक बदलाव को लेकर वो कौन सा पक्ष लेगा, आर्थिक पुनर्वितरण का में राज्य की क्या भूमिका चाहता है, उसकी क्या राय होगी। वामपंथ के से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं। यानी जो वामपंथी होते हैं वो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं, जबकि जो दक्षिणपंथी होते हैं उनका एक अलग नज़रिया होता है और इन तबकों को फ़ायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। यानी वामपंथी गरीब जनता और पिछड़े और सामाजिक समूहों की तरफदारी करते हैं और इनको फ़ायदा पहुंचाने का समर्थन करते हैं। ऐसी नीतियों के बारे में बात करते हैं जो फ़ायदा पहुंचा सकें इन लोगों को। जबकि दक्षिणपंथ से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है। यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी दक्षिणपंथी कह रहे हैं कि सरकार का अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जबकि वामपंथी कह रहे हैं कि गरीबी और पिछड़े सामाजिक समूहों की हम तरफदारी करते हैं और उनको फ़ायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियां होना चाहिए। यानी कि सीधा सीधा है कि वामपंथी कह रहे सरकार का हस्तक्षेप हो आर्थिक नीतियों में, जबकि दक्षिणपंथियों के हिसाब से आर्थिक नीतियों में सरकार का कोई भी हस्तक्षेप ना हो। समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों। दक्षिणपंथ चाहता है कि सरकार का अर्थव्यवस्था में कोई भी हस्तक्षेप ना हो, जबकि वामपंथी चाहते हैं कि गरीबी या गरीब और सामाजिक समूह, पिछड़े सामाजिक समूह की हम तरफदारी करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 1960 के दशक में कौन से राजनीतिक दल वामपंथी और कौन से दक्षिणपंथी थे? आप इस दौर की कांग्रेस पार्टी को किस तरफ देखेंगे? यहाँ एक सवाल उठता है, क्या आप यह कह रहे हैं कि आधुनिक बनने के लिए पश्चिमी होना जरूरी नहीं है? क्या यह संभव है? इस पर हम विचार करेंगे। और यहाँ आता है, बड़े खुशकिस्मत हैं ये लोग कि हम जैसे लोग इनके लिए विकास योजनाएं बना रहे हैं। योजना आयोग कहता है ऐसा। योजना आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। पिछले साल आपने भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार नाम की किताब पढ़ी थी। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें योजना आयोग का कोई जिक्र आया था या नहीं? दरअसल योजना आयोग का जिक्र इस किताब में कहीं नहीं है, क्योंकि योजना आयोग संविधान द्वारा स्थापित बाकी आयोगों अथवा दूसरे निकायों की तरह नहीं है। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में, हम इसको याद रखेंगे, मार्च
1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। भारत सरकार ने एक सीधे सादे प्रस्ताव के जरिए कि यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है और इसकी सिफारिशें तभी प्रभावकारी हो पाती हैं जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूर करे। जिस प्रस्ताव के जरिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी उसमें इसके कार्यों के दायरे का उल्लेख करते हुए कहा गया था, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार राज्य के लिए, मौलिक अधिकार है नागरिकों के लिए, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख ये राज्य के लिए हैं। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार हमको अपने कर्तव्यों के बदले में मिलते हैं। जो हमारे लिए मौलिक अधिकार हैं वो राज्य के कर्तव्य हैं और नीति निर्देशक तत्व भी राज्य के लिए दिए गए थे। यानी राज्य से कहा गया था कि यदि वो नीति निर्देशक तत्वों का पालन करेगा तो जनता का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण होगा, लेकिन इसके लिए शर्त थी यथासंभव अपनी शक्ति के अनुसार उसको करना था। इसमें राज्य के लिए बाध्य नहीं किया गया था कि वह नीति निर्देशक तत्वों का पालन करे। यह बात विशेष रूप से कही गई है कि राज्य एक ऐसी समाज रचना को बचाते हुए लोगों की भलाई के लिए प्रयास करेगा जहां राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना से अनुप्राणित हों। राज्य अन्य बातों के अतिरिक्त अपनी नीतियों को इस तरह बनाएगा और अमल में लाएगा कि नंबर 1 है इसमें, का है इसमें, स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का बराबर अधिकार हो। ये राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व है। खा है समुदाय के, यानी राज्य स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का बराबर अधिकार हो, यानी दोनों लोग स्त्री और पुरुष अपने अपने आजीविका कमा सकें। खा है समुदाय के भौतिक संसाधनों की मिल्कियत और नियंत्रण को इस तरह बांटा जाएगा कि उससे सर्वसामान्य की भलाई हो और अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादन के साधन एकाध जगह केंद्रित हो जाएं और जन सामान्य की भलाई बाधित हो। यहाँ हम आपको बताएं कुछ आगे की नीति आयोग बताएंगे। भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था की स्थापना की। यह संस्था 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई। इसके उद्देश्य और संरचना को जानने के लिए वेबसाइट niti.gov.in से पता करें। नीति आयोग यानी योजना आयोग जो थी मार्च 1950 में इसको बनाया गया था। 2015 यानी 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया है। नियोजन हम आपको बता चुके। नियोजन का अर्थ होता है भविष्य में कार्य होने वाले कार्यों के लिए पहले से योजनाएं बना लेना, प्लानिंग कर लेना। मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता और सरकार के लिए जरूरी है कि वह विकास का एक खाका अथवा योजना तैयार करे। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। यूरोप महामंदी का शिकार होकर कुछ सबक सीख चुका था। जापान और जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था फिर खड़ी कर ली थी और सोवियत संघ ने 1930 तथा 1940 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी। यानी 1930 में पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई थी, उस मंदी से भी हम गुजर चुके थे। इस तरह देखें तो योजना आयोग कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं था। दरअसल यह कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि निजी निवेशक मसलन उद्योगपति और बड़े व्यापारिक उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते। वे एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं जहां पूंजी के बहाव पर सरकार का कोई अंकुश ना हो, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हों अथवा वामपंथी, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। भारत के आज़ाद
होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा, यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। शुरुआती कदम। सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। इसके पीछे एक सीधा साधा विचार था कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी। ये 5 ईयर प्लान्स प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में पंचवर्षीय योजना की योजना जो थी वो प्रस्तुत की जा चुकी। योजना आयोग के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया, यानी केंद्र सरकार का बजट और राज्य सरकार का बजट 2 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा गैर योजना व्यय का था। इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दैनंदिनी मदों पर खर्च करना था। दूसरा हिस्सा, दैनंदिनी का मतलब होता है दैनिक मदों पर खर्च करना था। दूसरा हिस्सा योजना व्यय का था, जो योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 5 साल की अवधि में खर्च करना था। पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का एक फ़ायदा यह था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर होती थी और वह अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के हस्तक्षेप कर सकती थी। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ और इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया। इससे देश में गहमा गहमी का माहौल पैदा हुआ। जीवन के हर क्षेत्र के लोग, मसलन बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, उद्योगपति, किसान और राजनेता आदि ने योजना के दस्तावेजों पर व्यापक बहस मुबाहिसा चलाया। नियोजन को लेकर देश में जो गहमा गहमी पैदा हुई थी वह 1956 में चालू दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ अपने चरम पर पहुंच गई। 1961 की तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय तक यह माहौल जारी रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से चालू होनी थी, लेकिन इस वक्त तक नियोजन का नयापन एक हद तक मंद पड़ गया था और भारत गहन आर्थिक संकट की चपेट में आ चुका था। सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को थोड़ी देर के लिए विराम देने का फैसला किया। यहाँ हम आपको बता दें, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई थी और इस योजना में सभी ने सहयोग दिया था। इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में और चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 में शुरू हुई थी। और इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं का दौर थोड़ा भारत आर्थिक संकट से गुजरा था। उस समय हमारे यहाँ सूखा, अकाल पड़ गया था और साथ ही साथ भारत और चीन का युद्ध भी इसी दौरान हो चुका था, तो भारत एक आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इसलिए थोड़ी देर के लिए विराम देना का फैसला लिया गया। हालांकि इन योजनाओं की प्राथमिकताओं और प्रक्रिया को देखकर अनेक आलोचनाएं सामने आईं, लेकिन यह बात सच है कि इस वक्त तक भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ चुकी थी। आपको याद होगा, हमारे देश के सामने सबसे पहले कृषि की समस्या थी, तो हमने नारा दिया था जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय विज्ञान, जय किसान, जय जवान, या जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री का था। ये जय जवान इसलिए जोड़ा था, उस समय चीन से युद्ध हुआ था हमारा हाल ही में, तो इसलिए हमें सेना को भी प्रोत्साहित करना था। तो जय जवान और जय किसान, सीमा पर जवान और खेत में किसान, ऐसी योजना लाई गई थी, ऐसा हमारा विचार था। प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसको हम देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की कोशिश देश को गरीबी के मकड़ जाल से निकालने की थी। योजना को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों में एक के.एन. राज थे। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी, यानी के.एन. राज थे और के.एन. राज जो एक युवा अर्थशास्त्री थे, इनकी दलील थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था। इसी योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को गहरी
मार लगी थी और इस क्षेत्र पर तुरंत ध्यान देना जरूरी था। भाखड़ा नांगल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई। इस पंचवर्षीय योजना में माना गया था कि देश में भूमि के वितरण का जो ढर्रा मौजूद है उससे कृषि के विकास को सबसे बड़ी बाधा पहुंचती है। इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया और उसे देश के विकास की बुनियादी चीज माना गया। योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर में ऊंचा करने का था। यह तभी संभव था जब लोगों की बचत उनके खर्चे से ज़्यादा हो। 1950 के दशक में खर्च का स्तर भी बहुत नीचे था, इसे अब और कम नहीं किया जा सकता था। योजनाकारों ने बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की। यह काम भी कठिन था क्योंकि देश में रोजगार के काबिल जितने लोग थे उनकी तुलना में देश का मौजूदा पूंजी भंडार कम था। बहरहाल नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी, लेकिन यह बचत उम्मीद के अनुरूप नहीं थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में इससे कहीं ज़्यादा बचत की उम्मीद की गई थी। बाद के दिनों में यानी 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक के शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा में लगातार कमी आई। औद्योगिकरण की तेज रफ्तार। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी। पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी। इसके लिए हर संभव दिशा में बदलाव की बात तय की गई थी। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भी भारी शुल्क लगाया। संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिली। चूँकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे, इसलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था। दरअसल औद्योगिकरण पर दिए गए इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया। बहरहाल इसके साथ कुछ समस्याएं भी थीं। भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था और विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया। ऐसे में खाद्यान्न संकट की आशंका अलग से सता रही थी। भारत के योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने में भारी कठिनाई आई। तीसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी योजना से कुछ खास अलग नहीं थी। आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि इस समय से योजना की रणनीतियों में सीधे सीधे शहरों की तरफदारी होती नजर आती है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि कृषि की जगह उद्योग को प्राथमिकता देकर गलती की गई। कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि भारी उद्योगों की जगह कृषि आधारित उद्योगों पर जोर दिया जाए। यहाँ हम आपको योजनाओं के बारे में बताएंगे। पहली, दूसरी और पांचवी योजना में आवंटन प्रतिशत में। पहली पंचवर्षीय योजना रेड कलर से दर्शाई गई, दूसरी पंचवर्षीय योजना ब्लू कलर से दर्शाई गई। यहाँ पर एक ग्राफ है। कृषि और सामुदायिक विकास। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर 15.51 और दूसरी में और सामुदायिक विकास पर विकास हुआ था 11.8। ये सामुदायिक विकास हुआ था और ये कृषि विकास हुआ था। इधर प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण ये 17%, 17 और इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना में 10.1। यहाँ उद्योग और खनन पहली पंचवर्षीय योजना में 7.6 और दूसरी में 18, ये बढ़ गया था दूसरी में। परिवहन और संचार की यदि बात की जाए तो पहली पंचवर्षीय योजना में 23.6 आवंटन हुआ था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में 28.9। ऊर्जा की अगर बात की जाए तो ऊर्जा पर आवंटन हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना में 11.1 और दूसरी पंचवर्षीय योजना में 8.9।
सामाजिक सेवाओं की अगर बात की जाए तो पहली पंचवर्षीय योजना में 22.6 आवंटन हुआ था। शिक्षा, स्वास्थ्य इसमें शामिल थे, आवास आदि ये सब चीज़ें इसमें शामिल थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना में 26.6 आवंटन हुआ और दूसरी में 19.7, अन्य पर पहली में 3 और दूसरी में 2.1। ये आवंटन की वो स्थिति है पंचवर्षीय योजनाओं की। विकेंद्रित नियोजन, यहाँ हम विकेंद्रित नियोजन पर देखें, जरूरी नहीं कि हर नियोजन केंद्रीयकृत ही हो, ऐसा भी नहीं है। विकेंद्रित का मतलब है सत्ता की शक्ति, जो नियोजन की शक्तियाँ हैं वो राज्यों को भी दे दी जाएं। जरूरी नहीं कि हर नियोजन केंद्रीयकृत ही हो, ऐसा भी नहीं है कि नियोजन का मतलब हमेशा उद्योगों और बड़ी बड़ी परियोजनाओं से ही लगाया जाए। केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जाता रहा है। केरल में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है और यहाँ औद्योगिक आधार भी तुलनात्मक रूप से कमजोर रहा है। इसके बावजूद केरल में साक्षरता 100% है, आयु प्रत्याशा बढ़ी है और वहाँ शिशु मृत्यु दर और जन्म दर भी कम है। केरल में लोगों को कहीं ज़्यादा चिकित्सा सुविधाएँ मुहैया हैं। 1987 से 1991 के बीच सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल नाम से अभियान चलाया। इसके अंतर्गत विकास के अभियान चले जिसमें विज्ञान और पर्यावरण के मामले में 100% साक्षरता का अभियान शामिल है। इन अभियानों की रूपरेखा इस तरह बनाई गई थी कि लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास की गतिविधियों में सीधे शामिल किया जा सके। केरल में इस बात के भी प्रयास किए गए कि लोग पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की योजनाओं को तैयार करने में शामिल हों। केसी कुमारप्पा 1992 से 1960, असली नाम जेसी कॉर्नेलियस, अर्थशास्त्री एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंग्लैंड एवं अमेरिका में शिक्षा, महात्मा गांधी के अनुयायी, गांधीवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने की कोशिश, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक, योजना आयोग के सदस्य के रूप में योजना प्रक्रिया में हिस्सेदारी। यहाँ आप याद रखने योग्य बात है, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक, ये इनकी पुस्तक है। पीसी महालनोबिस 1993 से 1972 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीयविद, भारतीय सांख्यिकी संस्थान 1931 के संस्थापक, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार, तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के समर्थक।